नमस्कार दोस्तों, बुक्स विद विकास में आपका स्वागत है। यदि आप एक ऐसे मोड़ की तलाश में हैं जहां आप एक नए जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे ही जीवन के लिए आज हम एक बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। यह एक समुद्री पक्षी की कहानी है जो कि रिचर्ड बॉक ने लिखी है। तो शुरू करते हैं इसका भाग 1। सुबह हो चुकी थी और नए सूरज की सुनहरी झिलमिलाहट शांत समुद्र की छोटी छोटी लहरों यहाँ से वहाँ तक फैली हुई थी। किनारे से 1 मील की दूरी पर मछुआरों की एक नाव पानी में चारा डाल रही थी। इसके साथ ही नाश्ते के लिए एकत्रित होने का संदेश तब तक हवा में फैलता रहा जब तक कि हजारों समुद्रों पंछियों का झुंड खाने के टुकड़ों को झपटने और लड़ने के लिए इकट्ठा नहीं हो गया। यह एक और हलचल भरे कामकाजी दिन की शुरुआत थी, लेकिन दूर अकेले नाव और समुद्र तट से परे खुद अपना साथी बना जोनाथन लिविंगस्टन सीगल अभ्यास में जुटा हुआ था। आकाश में 100 फीट की ऊंचाई पर उसने अपने झिल्लीदार पंजे नीचे किए, चोंच उठाई और अपने पंखों के सहारे एक तकलीफदेह तीव्र घुमावदार मोड़ लेने के लिए जोर लगाया। घुमावदार मोड़ का मतलब ही था कि उसे धीमी रफ्तार से उड़ना होगा। उसने अपनी रफ्तार धीमी की और हवा उसके चेहरे पर फुसफुसाहट में बदल गई और उसके नीचे सागर बिल्कुल स्थिर हो गया। उसने जबरदस्त एकाग्रता के साथ आंखें सिकोड़ी, सांस रोकी, जोर लगाकर घुमाव पर महज 1 इंच और बढ़ाया। फिर उसके पंख फड़फड़ाए और वह डोला और गिर गया। जैसा कि आप जानते हैं, सीगल कभी डगमगाते नहीं, रुकते नहीं। बीच हवा में रुक जाना, डगमगाना उनके लिए कलंक है, अपमान है। लेकिन जोनाथन लिविंगस्टन सीगल कोई आम पक्षी नहीं था। बगैर शर्मिंदा हुए उसने एक बार फिर उस कांपत थरथराते हुए तीव्र घुमावदार मोड़ में अपने पंख फैलाए, रफ्तार धीमी और भी धीमी की तथा एक बार फिर डगमगाया। ज्यादातर सीगल उड़ने की सबसे आम तरकीबों, किनारे से खाने तक कैसे पहुंचे और फिर वापस आने से अधिक कुछ और सीखने की परवाह नहीं करते थे। अधिकतर सीगल्स के लिए असली बात उड़ान नहीं भोजन था, मगर इस सीगल्स के लिए खाने का नहीं, उड़ने का था। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल को किसी भी और चीज़ की बजाय उड़ना पसंद था। उसने पाया कि इस तरह की सोच रखना दूसरे पंछियों के बीच लोकप्रिय होने का सही तरीका नहीं है। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी जोनाथन को पूरे दिन अकेले कम ऊंचाई की सैकड़ों उड़ानें भरते, हवा में तैरते, प्रयोग करते देख हैरान रह जाते। मिसाल के लिए, उसे मालूम नहीं था कि जब वह पानी के ऊपर अपने फैले हुए डैनों के फैलाव से आधी से कम ऊंचाई पर उड़ता तो वह हवा में क्यों ज़्यादा देर तक और कम ताकत लगाकर उड़ लेता था। बिना डैन हिलाए हवा में बहते चले जाने का अंत आम पक्षियों की तरह पैर नीचे किए समुद्र में छपछपाते हुए उतरने में नहीं होता था, बल्कि पैरों को देह से कसकर सटाए एक लंबी सपाट पट्टी पर सरकने के रूप में होता था। जब उसने पैर ऊपर कर सरकते हुए किनारे पर उतरना सीखा और फिर सरकते हुए जितनी दूरी पार की उतनी दूरी को रेत में दौड़ते हुए पार करना शुरू किया, तो उसके माता पिता को सचमुच बहुत हैरानी हुई थी। क्यों जॉन, क्यों? उसकी माँ पूछती। तुम्हारे लिए झुंड के बाकी पक्षियों जैसा होना इतना मुश्किल क्यों है जॉन? तुम नीची उड़ानों को पेलिकन, एल्बेट्रॉस जैसे पक्षियों के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? तुम खाते क्यों नहीं जॉन? तुम सिर्फ हड्डियों और पंखों का ढेर रह गए हो। मुझे सिर्फ हड्डियों और पंखों के ढेर में बदल जाने पर बुरा नहीं लगता माँ। मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि मैं हवा में क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ। इधर देखो जोनाथन, उसके पिता ने कहा, मगर सख्त लहजे में नहीं। सर्दियाँ अब बहुत दूर नहीं हैं, नावें कम होंगी और सतह वाली मछलियाँ गहराई में चली जाएंगी। अगर तुम्हें जानना ही है तो खाने के बारे में जानो कि कैसे उसे हासिल किया जाए। यह उड़ने उड़ाने वाला मामला तो ठीक है, मगर तुम उड़ान को खा तो नहीं सकते ना। यह मत भूलो कि तुम इसलिए उड़ते हो ताकि खा सको। जोनाथन ने बात मानते हुए सिर हिलाया। अगले कुछ दिनों तक उसने दूसरे शीगल्स जैसा व्यवहार करने की कोशिश की,
उसने सचमुच कोशिश की घंटों, पर और मछली पकड़ने वाली नावों के इर्द गिर्द मछली और रोटी के टुकड़ों पर झपटते झुंड के साथ चीखने और झगड़ने की, लेकिन इससे उसका काम नहीं बना। यह सब कितना बेकार है, बेमतलब है। उसने मुश्किल से हासिल की गई एक छोटी सी मछली को अपना पीछा करते भूखे बूढ़े सीगल के लिए जानबूझकर गिराते हुए सोचा, मैं यह सारा समय उड़ना सीखने में लगा सकता था, कितना कुछ है सीखने के लिए। इसके बाद जोनाथन सीगल जल्द ही फिर एक बार अकेले निकल पड़ा दूर समुद्र में, बिना खाए पिए, खुद सीखने के उद्देश्य से। सबक रफ्तार का था और हफ्ते भर के अभ्यास में उसने रफ्तार के बारे में इतना सीख लिया था जितना उस समय जीवित सबसे तेज सीगल्स को भी मालूम नहीं था। 1000 फीट की ऊंचाई से अपने पंखों को भरसक तीव्रता से फड़फड़ाते हुए उसने लहरों की तरफ बिजली की तेजी से सीधा गोता लगाया। इसके बाद उसने जाना कि समुद्री पंछी क्यों बिजली की तेजी से सीधे और ताकत से भरे गोते नहीं लगाया करते। महज 6 सेकंड में वह 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गया था, जिस रफ्तार पर डैने ऊपर को उड़ते समय डगमगा जाते हैं। बार बार ऐसा ही हुआ, चाहे वह जितना भी ध्यान रखता, अपनी क्षमता के सबसे ऊंचे स्तर पर काम करते हुए वह तेज रफ्तार में नियंत्रण खो बैठता। पहले 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे, फिर पूरी रफ्तार से सीधे उड़ो, फिर फड़फड़ाते हुए सीधे नीचे गोता लगाओ। फिर हर बार जब उसका बायां डैना ऊपर आते समय रुक जाता, वह तेजी से बाईं ओर पलटी खाता, संभलकर वापस आने के प्रयास में दाएं डैने को रोकता। फिर एकाएक आग की लपट की तरह दाएं तरफ एक बेलगाम कलाबाजी के साथ चक्कर खाने लगता। डैनों को ऊपर उठाते समय वह जितने भी सावधानी बरतता कम पड़ती। इस बार उसने कोशिश की और 10 में से 10 बार 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरते समय वह नियंत्रण से बाहर हो रहे लहराते पंखों का ढेर बन जाता और पानी में जा गिरता। पानी से पूरी तरह भीगकर आखिरकार उसने सोचा, इस गुत्थी का हल यही होगा कि तेज रफ्तार में डैनों को स्थिर रखा जाए, पंख फड़फड़ाकर 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली जाए और इसके बाद पंख को हिलाए डुलाए बिना स्थिर रखा जाए। 2000 फीट की ऊंचाई से उसने फिर कोशिश की। गोल गोल घूमते हुए गोता लगाकर चोंच सीधी नीचे की ओर, डैने पूरी तरह बाहर को फैले और 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार को पार कर लिया। जबरदस्त ताकत लगी, मगर तरकीब काम कर गई। 10 सेकंड में वह 90 मील प्रति घंटा की गति से फर्राटा भरते हुए निकल गया था। जोनाथन ने सीगल्स के लिए रफ्तार का विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया था, लेकिन यह विजय बेहद क्षणिक साबित हुई। जिस क्षण उसने गोते से बाहर आने की शुरुआत की, जिस क्षण उसने अपने डैनों का कोण बदला, वह फिर उसी भयानक अनियंत्रित संकट में जा फंसा और 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार पर मानो उसके आसपास कोई धमाका हुआ। जोनाथन सीगल बीच हवा में काबू खो बैठा और पत्थर की तरह शक्ति समुद्र से जा टकराया। जब उसे होश आया, अंधेरा काफी देर हो चुकी थी और वह चांदनी में सागर की सतह पर तैर रहा था। उसके पंख शीशे की तरह खुरदुरे हो गए थे, लेकिन उसकी पीठ पर असफलता का बोझ और भी भारी था। उस नाजुक पल में उसकी इच्छा हुई कि काश यह बोझ बस इतना भर होता कि उसे धीरे धीरे खींचता हुआ समुद्र के तल तक ले जाता और सबका अंत कर देता। पानी में नीचे डूबते हुए एक अजीब खोखली सी आवाज उसे अपने अंदर सुनाई दी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं एक समुद्री पंछी हूँ, मेरी सीमा प्रकृति ने तय की है। अगर मेरे नसीब में उड़ान के बारे में इतना सब सीखना लिखा होता तो मेरे दिमाग की जगह नक्शे होते। अगर मेरी प्रकृति में रफ्तार से उड़ना लिखा होता तो मेरे पास बाज की तरह छोटे डैने होते और मैं मछलियों की बजाय चूहे खाकर जिंदा रहता। मेरे पिता सही थे, मुझे इस बेवकूफ़ी को भूल जाना चाहिए। मुझे उड़कर वापस अपने झुंड के बीच चले जाना चाहिए और जिस हाल में मैं हूँ उस पर संतोष कर लेना चाहिए, एक बेचारे सीमित समुद्र पंछी के रूप में। आवाज धीरे धीरे मंद होती चली गई और जोनाथन ने उसे मान लिया। रात के समय समुद्री पंछी की जगह किनारे पर है और उसने प्रतिज्ञा की कि अब से वह एक समुद्री पंछी की तरह ही रहेगा। इससे अब खुश रहेंगे।
उसने थके हारे ढंग से खुद को अंधेरे से ग्रस्त पानी के से बाहर निकाला और जमीन की तरफ उड़ चला। मेहनत बचाने वाली कम ऊंचाई की उड़ान के बारे में उसने जो सीखा था उसके लिए वह आभारी था। लेकिन नहीं, उसने सोचा, जो मैं था वह मैं छोड़ चुका हूँ। सब जो मैंने सीखा था वह मैंने खत्म कर दिया है। मैं दूसरे समुद्री पंछियों जैसा ही एक समुद्री पंछी हूँ और उन्हीं की तरह उड़ान भरूंगा। लिहाजा वह तकलीफ के साथ 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और सागर तट की ओर बढ़ते हुए उसने और भी तेजी से अपने डैने हिलाए। झुंड का महज एक और हिस्सा बने रहने के अपने फैसले पर उसे पहले से बेहतर महसूस होने लगा। अब उस शक्ति से उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा जो उसे सीखने के लिए उकसाती रहती थी। अब और कोई चुनौती नहीं रह जाएगी, न कोई विफलता। यह सोचना बंद करके समुद्री तट पर ऊपर झिलमिलाती रोशनियों की तरफ अंधेरे को चीरते हुए उड़ते चले जाना कितना सुंदर था। अंधेरा, वह खोखली आवाज खतरे की आशंका से घबराकर फट गई। सीगल्स कभी अंधेरे में नहीं उड़ती। जोनाथन सतर्क नहीं था कि सुन पाता। यह सुंदर है, उसने सोचा। चांद और पानी पर झिलमिलाती रोशनियां रात में किरणों की नन्ही नन्ही पगडंडियां बनाती हुई और सब कुछ इतना शांत था, स्थिर। नीचे आओ, सीगल कभी रात में नहीं उड़ते। अगर तुम रात में उड़ने के लिए बने होते तो तुम्हारे पास उल्लू जैसी आंखें होती, दिमाग में नक्शे होते, तुम्हारे पास बाज जैसे छोटे छोटे पंख होती। रात में वहां जमीन से 200 फीट ऊपर जोनाथन लिविंगस्टन सीगल की आंखें झपकी। उसका दर्द, उसके संकल्प गायब हो गए। छोटे छोटे पंख, बाज जैसे छोटे छोटे पंख, यही तो हल है। मैं भी कैसा मूर्ख रहा हूँ। मुझे बस नन्हे पंख चाहिए। मुझे बस अपने ज़्यादातर पंखों को समेट कर सिर्फ उनके छोरों की मदद से उड़ते चले जाना है। छोटे पंख। वह सागर की कालीमा के ऊपर 2000 फीट की ऊंचाई तक चला गया और विफलता या मौत के किसी ख्याल के बिना उसने अपने आगे के डैने कसकर अपनी देह से सटाए। सिर्फ अपने डैनों की नन्ही कटारों जैसी नोकें हवा में निकाली रखी और फिर सीधे नीचे की ओर गोता लगाया। हवा उसके सिर पर जोरदार गर्जना करती हुई आई। 70 मील प्रति घंटा, 90, 120 और उससे भी तेज। डैनों पर दबाव अब 140 मील प्रति घंटे पर इतना ज़्यादा नहीं था जितना पहले 70 पर महसूस हुआ करता था। और अपने डैनों के छोर को हल्के से मरोड़कर वह गोते से बाहर निकल आया और लहरों के ऊपर से उड़ता चला गया, चांदनी में तोप का एक गोला। हवा के सामने उसने अपनी आंखें भीज कर दरारों जैसी कर ली और खुशी से भर उठा। 140 मील प्रति घंटा और पूरी तरह नियंत्रण में। यही ख्याल आता है कि अगर मैं 2000 फीट की जगह 5000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाऊं तो भला कितनी तेज से मैं। पल भर पहले के उसके सारे इरादे भुला दिए गए थे। वह शानदार तेज हवा उन्हें बुखार ले गई थी, तो भी उस पर उन वादों को तोड़ने का कोई बोझ नहीं था जो उसने खुद से किए थे। ऐसे वादे तो उन सीगल्स के लिए होते हैं जो मामूली चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। इसने सीखने के दौरान शिखर को छू लिया तो उसके लिए उस तरह के वादे की कोई ज़रूरत नहीं है। सूरज के उगने तक जोनाथन फिर अभ्यास में जुट गया था। 5000 फीट से मछुआरों की नावें सपाट नीले पानी में बेहद छोटी दिख रही थी। सुबह के नाश्ते के समय चक्कर लगाता हुआ झुंड धूल के नन्हे नन्हे कणों का गुब्बार सा दिख रहा था। वह जीवित था। खुशी से वह हल्के हल्के थरथराता हुआ गर्व करता कि उसका डर काबू में था। पर बिना किसी विचार के उसने अपने डैंडी अंदर समेटे, अपने डैनों के छोटे तिरछे छोर बाहर निकाले और सीधे समुद्र की तरफ गोता लगा दिया। 4000 फीट तक आते आते वह रफ्तार की चरम सीमा तक पहुंच चुका था। हवा आवाज की एक ठोस धड़कती हुई दीवार जैसी थी जिसके खिलाफ वह और तेजी से नहीं बढ़ सकता था। वह अब 214 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा नीचे की ओर उड़ रहा था। उसने थूक निगला, यह जानते हुए कि अगर इस रफ्तार पर उसके डैने खुले तो वह लाखों नन्हे नन्हे जर्रों में बिखर जाएगा। लेकिन रफ्तार ताकत थी और रफ्तार आनंद थी, रफ्तार बेहद सुंदर थी।
1000 फीट की ऊंचाई पर उसने गोते से बाहर आना शुरू किया। डैनों के छोर उस भीषण तेज हवा में फड़फड़ाते हुए और भी शिथिल होते गए। नाव और सीगल्स का झुंड एक और झुका हुआ और किसी हल्का जैसी तेजी से बड़ा होता हुआ उसकी उड़ान के रास्ते में आ गया। वह रुक नहीं सकता था। अभी तो उसे यह मालूम नहीं था कि इस रफ्तार पर वह कैसे मुड़े। टकराने का मतलब होगा तत्काल मर जाना। और फिर उसने आंखें बंद कर ली। और इस तरह उस सुबह सूरज के उगने के ठीक बाद हुआ यह कि जोनाथन लिविंगस्टन सीगल 212 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आंखें बंद कर हवा और पंखों की एक जबरदस्त आवाज के साथ नाश्ते के लिए एकत्रित झुंड को सीधा बीच से चीरता निकल गया। समुद्री पंछियों का देवता इस बार उस पर मेहरबान था और कोई नहीं मारा गया था। जब उसने अपनी चोंच सीधे आकाश की ओर को उठाई थी तब तक वह 160 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर रहा था। जब वह धीमे होकर 20 पर पहुंचा और आखिरकार उसने फिर से अपने डैने फैलाई तो नाव समुद्र में किसी कड़ की तरह दिख रही थी। 4000 फीट नीचे उसके ख्याल में विजय ही विजय थी, गति की चरम सीमा। 214 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक समुद्री पंछी, यह तो नायाब उपलब्धि थी, झुंड के इतिहास में सबसे बड़ा क्षण। और उसी क्षण में जोनाथन सीगल के लिए एक नए युग के द्वार खुल गए। उड़ते हुए अभ्यास के अपने एकाग्र क्षेत्र तक पहुंचकर उसने 8000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाने के लिए डैनों को समेटा और फौरन यह जानने के लिए खुद को तैयार किया कि मुड़ा कैसे जाए। उसने पाया कि डैनों के छोर के एक अकेले पंख को अगर थोड़ा सा हिलाया जाए तो वह बेहद तेज रफ्तार पर एक बाधा रहित समतल बड़े दायरे में फैला हुआ मोड़ काटने में मदद देता था। लेकिन इसे सीखने से पहले उसने पाया था कि उस रफ्तार पर एक से अधिक पंखों को हिलाने से वह बंदूक की गोली की तरह चक्कर खाने लगेगा। और जोनाथन पृथ्वी पर हवाई करतब करने वाला पहला समुद्री पंछी बन गया था। उस दिन उसने दूसरे समुद्री पंछियों के साथ बातचीत में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और सूर्यास्त के बाद तक उड़ता रहा। उसने खोज लिया कि हवा में छल्ले कैसे बनाते हैं, धीमी रफ्तार से गोल गोल कैसे घूमते हैं, एक ही बिंदु पर कैसे घूमते हैं, उल्टे होकर चक्कर कैसे खाते हैं, सीगल्स की तरह धकेलते कैसे हैं, फिरकी की तरह कैसे घूमते हैं। जब जोनाथन सीगल सागर तट पर झुंड में जा मिला तो रात पूरी तरह ढल चुकी थी। उसे चक्कर आ रहे थे और वह बेहद थका हुआ था। तो भी खुशी में उसने उतरते वक्त एक छल्ला बनाया और जमीन को छूने से पहले फुर्ती से कलाबाजी लगाई। उसने सोचा जब उन्हें उसकी उपलब्धि का पता चलेगा तो वे खुशी से पागल हो जाएंगे। अब जीवन जीने में कितना मजा है, बजाय मछली पकड़ने वाली नावों तक आने जाने का नीरस काम करने की। जिंदगी का एक मतलब है। हम खुद को अज्ञान के दलदल से ऊपर उठा सकते हैं, स्वयं को विशेष गुणों वाले बुद्धिमान और कुशल जीवों के रूप में पहचान सकते हैं। हम मुक्त हो सकते हैं, हम उड़ना सीख सकते हैं। आगे आने वाले वर्ष संभावनाओं से गूंज रहे थे, दमक रहे थे। जब वह जमीन पर उतरा तो सभी सीगल परिषद की बैठक में इकट्ठा थे और जाहिर था कि वे कुछ समय से इसी तरह इकट्ठा थे। वास्तव में वे इंतजार कर रहे थे। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, बीचों बीच खड़े हो जाओ। मुखिया के शब्द किसी बड़े समारोह के समय इस्तेमाल होने वाली आवाज में गूंजे। बीचों बीच खड़े होने का मतलब था भारी शर्मिंदगी या भारी नुकसान। सम्मान के लिए बीचों बीच खड़े हो जाना वह तरीका था जिससे सीगल्स के सबसे बड़े नेता की निशानदेही होती थी। निश्चय ही उसने सोचा, आज सुबह वह नाश्ते वाला झुंड, उन्होंने उसकी उपलब्धि देखी थी। लेकिन मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं नेता बनूं। मैं तो सिर्फ वही बांटना चाहता हूँ जो मैंने पाया है, वह क्षितिज दिखाना चाहता हूँ जो हम सबके आगे फैला हुआ। वह आगे बढ़ा। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, मुखिया ने कहा, अपने साथी सीगल्स के सामने नजरें झुकाकर बीचों बीच खड़े हो जाओ।
ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे कोई लकड़ी का पटिया दे मारा हो। उसके घुटनों की ताकत जाती रही, पंख लटक गए, कानों में जैसे कोई गर्जना होने लगी। शर्मिंदा होने के लिए बीचों बीच खड़ा होना असंभव, वह उपलब्धि वे समझ नहीं पा रहे हैं। वे गलत हैं। उसकी लापरवाही भरी गैर जिम्मेदारी के लिए वह गंभीर आवाज गूंज रही थी। सीगल्स बिरादरी की गरिमा और परंपरा को तोड़ने के लिए। शर्मिंदगी में बीचों बीच खड़े किए जाने का मतलब था कि उसे समुद्री पंछियों के समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा, दूर स्थित खड़ी चट्टानों पर अकेली जिंदगी बिताने के लिए छोड़ दिया जाएगा। एक दिन जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, तुम्हें पता चलेगा कि गैर जिम्मेदारी से कोई फायदा नहीं होता। जीवन के बारे में हम इसके सिवा कुछ जानते नहीं, न जान सकते हैं कि हमें इस दुनिया में खाने के लिए भेजा गया है। जितने समय तक हम जी सकें जीने के लिए भेजा गया है। कोई शीगल परिषद के झुंड को पलटकर जवाब नहीं देता, लेकिन जोनाथन की आवाज़ सुनाई दी। गैर जिम्मेदारी मेरे भाइयों, वह चिल्लाया। उस सीगल से ज़्यादा जिम्मेदार कौन है जो जिंदगी का एक मतलब, एक और भी ऊंचा उद्देश्य खोज लेता है तथा उस पर चलता है। हजारों वर्षों से हम मछलियों के लिए छीना झपटी करते रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास जीने की, सीखने की, खोजने की, आज़ाद होने की एक वजह है। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या पाया है। झुंड जैसे पत्थर का बना था। हमारा भाईचारा टूट गया है, सीगल्स ने एक स्वर से कहा, और एक राय से उन्होंने अपने कान गंभीरता से बंद कर लिए तथा उसकी तरफ पीठ कर दी। जोनाथन सीगल ने अपने वाकई के दिन अकेले बिताए, लेकिन वह दूर स्थित चट्टानों से कहीं परे तक उड़ता चला गया। उसका एकमात्र दुख अकेलापन नहीं था, बल्कि यह था कि दूसरे सीगल्स ने उस शान में विश्वास करने से इनकार किया था जो उड़ाने में थी, जो उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने आंखें खोल कर देखने से इनकार कर दिया था। वह रोज सीखता। उसने सीखा कि एक चुस्त तेज रफ्तार वाला गोता लगाने पर वह उन दुर्लभ और स्वादिष्ट मछलियों को खोज सकता था जो समुद्र की सतह से 10 फीट नीचे झुंड बनाकर चलती थी। अब से उसे जिंदा रहने के लिए मछली पकड़ने वाली नावों और बासी रोटी की जरूरत नहीं रह गई थी। उसने हवा में ही नींद लेना सीख लिया। रात को तट के बाहर की हवा के पार दिशा तय करके सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच 100 मील का फासला पार करते हुए इसी भीतर के नियंत्रण से वह भारी समुद्री कोहरे को चीरकर उसके ऊपर चमकते हुए साफ आकाश तक उड़ता चला जाता। जिस समय बाकी सभी सीगल्स धुंध और बारिश के अलावा और कुछ न जान पाते और जमीन पर खड़े रह जाते। उसने ऊंची हवाओं पर सवार होकर किनारे से बहुत अंदर तक पहुंचना और वहां मुलायम कीड़ों का भोजन करना सीख लिया, जिसकी उम्मीद उसने कभी पूरे झुंड के लिए की थी वह अब सिर्फ अपने लिए हासिल करता। और उसने उड़ना सीखा था और जो कीमत इसके लिए चुकाई थी उस पर वह दुखी नहीं था। जोनाथन सीगल ने पाया कि ऊब और भय और गुस्सा वे कारण हैं जिनसे एक समुद्री पंछी की जिंदगी इतनी छोटी होती है और अपने ख्यालों से इतने दूर होने पर उसने सचमुच एक लंबा और बेहतर जीवन जिया था। तभी वे शाम को आए और उन्होंने जोनाथन को अपने अति प्रिय आसमान में अकेले और शांति से पंख हिलाए बिना उड़ते पाया। जो 2 समुद्री पंछी उसके डैनों के बगल में प्रकट हुए वे सितारों की प्रकाश की तरह निर्मल थे और उनसे आ रही आभा हर रात की उस ऊंची हवा में मुलायम और दोस्ताना थी। लेकिन सबसे प्यारा था वह कौशल जिससे वे उड़ रहे थे। उनके डैनों के छोर उसके अपने डैनों से ठीक एक सी दूरी पर थे और लगातार हिल रहे थे। बिना एक शब्द कहे जोनाथन ने उनकी परीक्षा ली, अपनी बनाई परीक्षा, जिस पर अभी तक कोई समुद्री पंछी खरा नहीं उतरा था। उसने अपने डैने मोड़े, रुकने की सीमा से 1 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक धीमा हो गया। दोनों चमकदार पंछी उसके साथ साथ धीमे हो गए, आराम से ठीक उसी जगह स्थिर। उन्हें धीमी गति से उड़ने के बारे में मालूम था। उसने डैम में समेटे
गोल घूमा और गोता मारकर 190 मील प्रति घंटा पर आ गया। उन्होंने भी उसके साथ गोता लगाया, खामी रहित और व्यूह में नीचे की ओर फर्राटा भरते हुए। आखिरकार उसने उस रफ्तार को मोड़कर सीधे ऊपर की तरफ एक धीमे धीमे घूमने वाली उड़ान में बदल दिया। वे भी मुस्कुराए हुए उसके साथ गोल गोल घूमने लगे। वह पलटकर सपाट उड़ान में चला आया और थोड़ी देर की खामोशी के बाद उसने बात शुरू की। ठीक है, वह बोला, कौन हो तुम? हम तुम्हारे झुंड से आए हैं जोनाथन, हम तुम्हारे भाई हैं। उनके शब्द दृढ़ता और तसल्ली से भरे थे। हम तुम्हें और ऊंचा ले जाने आए हैं, तुम्हें घर ले जाने आए हैं। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई झुंड नहीं है, मैं बहिष्कृत हूँ और हम इस समय शानदार पहाड़ी हवा के शिखर पर उड़ रहे हैं। अब मैं इस बूढ़े शरीर को कुछ 100 फीट के ऊपर नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम कर सकते हो जोनाथन, क्योंकि तुमने सीखा है। एक स्कूल खत्म हो गया है और समय आ गया है कि दूसरा स्कूल शुरू हो। इस तरह की समझदारी ने जोनाथन सीगल के लिए उस क्षण को आलोकित कर दिया था, मानो वह ताउम्र उसके ऊपर दमकते रहने वाली थी। वे सही थे, वह और भी ऊंचा उड़ सकता था और अब घर जाने का वक्त आ गया था। उसने आकाश के विस्तार पर, उस शानदार और पहली जमीन पर एक आखिरी लंबी निगाह डाली जहां उसने इतना कुछ सीखा था। मैं तैयार हूँ, आखिरकार उसने कहा, और जोनाथन लिविंगस्टन सीगल उन दो नक्षत्र जैसे उज्ज्वल पंचों के साथ एक बिल्कुल काले आकाश में गायब हो जाने के लिए ऊपर को। नमस्कार दोस्तों, जोनाथन लिविंगस्टन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। तो यह है स्वर्ग, उसने सोचा, और वह खुद अपने ऊपर मुस्कुराया। यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी कि कोई उड़ता हुआ स्वर्ग में दाखिल होने के लिए ऊपर आए और उसकी छानबीन और जांच परख शुरू कर दी। धरती से अब बिल्कुल कतारबद्ध होकर बादलों के ऊपर उन दो चमकदार समुद्री पंजों के साथ आते समय उसने देखा कि उसका अपना शरीर उन दोनों की तरह उजला और चमकदार होता जा रहा है। यह सच था कि वहाँ वही युवा जोनाथन सीगल था जो तुम्हारी सुनहरी आंखों के पीछे रहता था, लेकिन उसका बाहरी रूप बदल गया था। लगता तो वह समुद्री पंचों के शरीर जैसा ही था, लेकिन वह उसकी पुरानी काया से कहीं बेहतर होता था। उसने सोचा कि अरे, सिर्फ आधी कोशिश करके मैं धरती पर अपने सबसे अच्छे दिनों के मुकाबले दुगनी रफ्तार से उड़ सकूंगा और दोगुना प्रदर्शन कर सकूंगा। उसके सफेद पंख अब दमकते थे और उसके डैने चांदी के मांझे हुए पत्तों की तरह चिकने और निर्मल बन गए थे। उसने खुशी के साथ उनके बारे में सीखना और उन नए डैनों में ताकत लानी शुरू की। 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर उसे महसूस हुआ कि वह समान स्तर पर उड़ने की अपनी अधिकतम गति तक पहुंच रहा है। 273 की गति पर उसने सोचा कि वह अपनी उतनी ही तेजी से उड़ रहा है जितना कि वह उड़ सकता था, और उसे हल्की सी निराशा हुई। नया शरीर जितना कर सकता था उसकी एक सीमा थी, और हालांकि यह उसकी समान स्तर वाली उड़ान के पुराने रिकॉर्ड से कहीं तेज थी, तो भी यह एक ऐसी सीमा थी जिसे पीछे छोड़ने के लिए उसे बेहद कोशिश करनी पड़ेगी। उसने सोचा, स्वर्ग में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। बादल छट गए। उसके साथियों ने पुकार कर कहा, तुम्हारा स्वागत है जोनाथन, और हवा में विलीन हो गए। वह समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, एक टूटे फूटे किनारे की तरफ। बहुत थोड़े से शीगल्स पर हवा की बहाव में ऊपर की ओर उड़ाने भर रहे थे। दूर उत्तर की तरफ लगभग क्षितिज के पास कुछ और सीगल्स उड़ रहे थे। नए दृश्य, नए ख्याल, नए सवाल, इतने कम सीगल्स में। स्वर्ग में तो सीगल्स के झुंड पर झुंड होने चाहिए, और मैं इतना थक क्यों गया? वह भी अचानक ही। स्वर्ग में तो समुद्री पंछी कभी थकते नहीं, न सोते हैं, ऐसा माना जाता है। यह उसने कहाँ सुना था? पृथ्वी पर उसके जीवन की स्मृति झड़ती जा रही थी। धरती ऐसी जगह थी जहाँ उसने यकीन बहुत सीखा था, लेकिन यादें धुंधली पड़ गई थी। शायद खाने के लिए लड़ने भिड़ने और बहिष्कृत होने का कोई मामला था। तट के पास वे दर्जन भर समुद्री पंछी उससे मिलने आए, पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने सिर्फ यही महसूस किया कि वहाँ उसका स्वागत था और यही उसका घर था। यह उसके लिए एक बड़ा दिन था, ऐसा दिन जिसका सूर्योदय अब उसे याद नहीं रह गया है। वह सागर तट पर उतरने के लिए
जमीन से 1 इंच ऊपर रुकने के लिए उसने अपनी टहनी पकड़ा और हौले से रेत पर आ गया। दूसरे समुद्री पंछी भी उतर गए, लेकिन उनमें से किसी ने एक पंख तक नहीं पड़ पाया। वे अपनी उजली डहनी फैलाए हवा के साथ हो लिए थे। फिर जाने कैसे उन्होंने अपने पैरों का घुमाव बदला और वे ठीक उसी क्षण रुके जब उनके पैर धरती पर अटके। बेहतरीन नियंत्रण था, लेकिन फिलहाल जोनाथन इतना थक गया था कि उसे आजमा नहीं पा रहा था। वहीं पर खड़े खड़े अब भी बिना एक शब्द बोले बस सो गया। आने वाले दिनों में जोनाथन ने देखा कि इस जगह भी उड़ान के बारे में उतना ही सीखने के लिए था जितना कि उस जिंदगी में जो उसके पीछे रह गई थी। लेकिन एक अंतर के साथ, यहाँ जो समुद्री पंछी थे वे उसी की तरह सोचते थे। उनमें से हर एक के लिए जीवन में सबसे बड़ी चीज थी उस काम को हाथ में लेना और उसमें महारत हासिल करना। जो वे करना चाहते थे और वह काम था उड़ना। वे शानदार पखेरु थे, सबके सब, और वे हर रोज घंटों उड़ने का अभ्यास करते। उड़ने से जुड़ी आगे की तकनीकों को आजमाते हुए उनकी परीक्षा करते। एक लंबे समय तक जोनाथन उस दुनिया के बारे में भूल गया जहाँ से वह आया था। वह जगह जहाँ झुंड अपने टहनों को सिर्फ खाना खोजने और उसके लड़ने के उद्देश्य से इस्तेमाल करते हुए उड़ान के आनंद की तरफ आंखें बंद किए रहता था। मगर कभी कभार पल भर के लिए उसे याद आ ही जाती। एक सुबह वह दुनिया उसे याद हो आई जब वह अपने प्रशिक्षक के साथ बाहर निकला हुआ था और वे सिमटी डैनों के साथ गोल गोल घूमने का एक दौर खत्म करने के बाद तट पर आराम कर रहे थे। सब कहाँ है सलीवन? उसने शोर किए बिना पूछा, शब्दों के बिना, केवल अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने के उस आसान माध्यम से जिससे यहाँ के पंछी चीखों और काँव काँव की जगह इस्तेमाल किया करते थे। यह हमारे जैसे और क्यों नहीं है? अरे जहाँ से मैं आया वहाँ तो हजारों सीगल्स हैं, मैं जानता हूँ। सलीवन ने अपना सिर हिलाया। मुझे तो सिर्फ एक ही उत्तर दिखाई देता है जोनाथन, और वह यह है कि तुम लाखों में एक पखेरु हो। हम में से ज्यादातर बहुत धीमे धीमे आगे बढ़े हैं। हम एक दुनिया से लगभग हूबहू उसी जैसी दूसरी दुनिया में जाते रहे। तत्काल यह भूलते रहे कि हम कहाँ से आए थे, बिना परवाह किए कि हम जा कहाँ रहे थे, सिर्फ उसी क्षण में जीते हुए। क्या तुम्हें कुछ पता है कि हमने कितने जन्म ले लिए होंगे? ये पहली बार हमें यह विचार आया कि जिंदगी में महज खाने और लड़ने अथवा झुंड की ताकत के सिवा कुछ और भी है। हजारों जन्म जौन, दसियों हजारों जन्म, फिर इसके बाद 100 जीवन, और जब तक कि हमने यह नहीं सीखना शुरू किया कि पूर्णता जैसी भी कोई चीज होती है, तथा फिर 100 जन्म और इस विचार तक पहुंचने के लिए कि जिंदगी का हमारा उद्देश्य है पूर्णता प्राप्त करना तथा उसे सामने लाकर दिखाना। यही नियम अब भी हम पर लागू होता है। यकीनन हम इस दुनिया में जो भी सीखते हैं उसके माध्यम से अपने अगले संसार को चुनते हैं। कुछ भी मत सीखो और अगली दुनिया ठीक इसी के जैसी है। जीतने और पीछे छोड़ने के लिए वही सीमाएं और भारी बोझ है। उसने अपने डैनों को ताना और अपना रुख हवा की तरफ करने के लिए मुड़ा। लेकिन तुमने जॉन, वह बोला, इतना कुछ एक ही बार में सीख लिया कि तुम्हें इस जिंदगी तक पहुंचने के लिए हजारों जन्मों से नहीं गुजरना पड़ा। क्षणभर में वे फिर हवा में उड़ते हुए अभ्यास कर रहे थे। उसी बिंदु पर कतारबद्ध होकर चक्कर काटना मुश्किल था, क्योंकि औंधी स्थिति में आधा चक्कर काटने के दौरान जोनाथन को उल्टे होकर सोचना पड़ता था, अपने डैनी की गोलाई को पलटते हुए और इस तरह पलटते हुए कि वह प्रत्यक्ष के साथ एकदम मेल खाए। आओ फिर से करके देखें, सलीवन ने बार बार कहा। फिर से करके देखें, फिर अंत में कहा, उम्दा, और उन्होंने बाहरी घेरों का अभ्यास करना शुरू किया। एक शाम जो समुद्री पंछी रात की उड़ान पर नहीं थे, रेत पर एक साथ खड़े होकर सोच रहे थे। जोनाथन ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और मुखिया पंछी के पास गया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे जल्द ही इस दुनिया से परे जाने वाले हैं। चियोंग, उसने थोड़ा घबराते हुए कहा। बूढ़े पक्षी ने नरमी से उसकी तरफ देखा। कहो मेरे बच्चे। उम्र बढ़ने पर कमजोर होने के बजाय मुखिया ताकतवर हो गए थे। वे झुंड में किसी भी पखेरु को पीछे छोड़ सकते थे और उन्होंने
कौशल सीख लिए थे जिनके बारे में दूसरों को अभी धीरे धीरे पता ही चल रहा था। चियोंग, यहाँ स्वर्ग तो नहीं है ना? चांदनी ने मुखिया मुस्कुराई। तुम दोबारा सीख रहे हो, जोनाथन सीगल, उन्होंने कहा। खैर, इसके बाद फिर क्या होता है? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या स्वर्ग जैसी कोई चीज़ नहीं है? नहीं जोनाथन, ऐसी कोई जगह नहीं है। स्वर्ग कोई जगह नहीं है और वह कोई समय नहीं है। स्वर्ग है पूर्णमणि। वे पल भर खामोश रहे। तुम बहुत तेज उड़ते हो ना? मुझे रफ्तार में मजा आता है, जोनाथन ने कहा, चकित होकर मगर गर्व के साथ मुखिया का ध्यान उस पर गया था। जिस क्षण तुम सर्वोत्तम गति को छू लोगे जोनाथन, तुम स्वर्ग को छूना शुरू कर दोगे। और यह 1000 मील प्रति घंटा, ये लाख मील प्रति घंटा अतः प्रकाश की गति से तेज उड़ने के बराबर नहीं है। ये कोई भी संख्या है, किसी सीमा है, और पूर्णतः की सीमा नहीं होती। संपूर्ण गति मेरे बच्चे वहां पहुंचना है। बिना किसी चेतावनी के चियोंग गायब हो गए और 50 फीट दूर पानी के छोर पर नजर आए, बस पलक झपकते। फिर वे दोबारा गायब हो गए और उसी पल के 1000वें हिस्से में जोनाथन के कंधे के पास आ गए। बड़ी मजेदार चीज है, उन्होंने कहा। जोनाथन चकित रह गया था। वह स्वर्ग के बारे में पूछना भूल गया था। यह आप कैसे करते हैं? इसमें लगता कैसे है? कितनी दूर जा सकते हैं आप? तुम किसी भी जगह और किसी भी समय में जा सकते हो जहां तुम जाना चाहो, मुखिया ने कहा। मैं हर जगह और हर समय में गया हूँ जहां मैंने जाने की सोची है। उन्होंने दूर समुद्र के पास नजर दौड़ाई। अजीब बात है, जो पंछी यात्रा की खातिर पूर्णता को नीची नजर से देखते हैं, वे धीरे धीरे कहीं नहीं जाते। जो पूर्णता के लिए यात्रा को किनारे कर देते हैं, वे कहीं भी चले जाते हैं तत्काल। याद रखो जोनाथन, स्वर्ग कोई जगह या समय नहीं है, क्योंकि जगह और समय इतने अधिक अर्थहीन है। स्वर्ग तो क्या आप मुझे उस तरह उड़ना सिखा सकते हैं? जोनाथन सीगल एक और अनजान चीज को जीतने के लिए चटपटा रहा था। बिल्कुल, अगर तुम सीखना चाहता हूँ। हम कब शुरू कर सकते हैं? हम अभी शुरू कर सकते हैं अगर तुम चाहो। मैं चाहता हूँ उस तरह उड़ना सीख लो, जोनाथन ने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। मुझे बताइए क्या करना है? चियोंग धीरे धीरे बोले और बेहद गौर से उम्र में अपने से छोटे समुद्री पंछी को देखते रहे। विचार की रफ्तार से उड़ना यानी कहीं पहुंचने के लिए, उन्होंने कहा। तुम्हें यह जानते हुए शुरू करना चाहिए कि तुम वहां पहले ही पहुंच चुके हो। चियोंग के अनुसार तरकीब यह थी कि जोनाथन खुद को ऐसे छोटे शरीर के भीतर कैद मानना बंद कर दे जिसके डैनों की चौड़ाई 42 इंच थी और जिसकी उड़ान नक्शे पर अंकित की जा सकती थी। तरकीब यह जान लेने में थी कि उसकी सच्ची प्रकृति किसी न लिखी गई संख्या की तरह पूर्ण स्थान और समय के विस्तार के अनुरूप हर जगह उसी समय जीवंत थी। जोनाथन इस काम में जुटा रहा जी जान से हर दिन सूरज उगने से पहले से लेकर आधी रात के बाद तक, और अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वह अपनी जगह से रत्ती भर नहीं सरक पाया। आस्था को भूल जाओ, चियोंग ने बार बार कहा। उड़ने के लिए तुम्हें आस्था की जरूरत नहीं है, तुम्हें उड़ान समझने की जरूरत है। यह भी वैसा ही है, अब फिर से कोशिश करो। फिर एक दिन जोनाथन को तट पर खड़े होकर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करते हुए एक चमक की तरह यह पता चल गया कि चियोंग उसे क्या बता रहे थे। अरे, यह तो बिल्कुल सच है। मैं एक पूर्ण सीमा के बंधन से मुक्त समुद्री पंछी, उसी आनंद की गहरी अनुभूति। बढ़िया, चियोंग ने कहा। उसकी आवाज में विजय की खुशी थी। जोनाथन ने अपनी आंखें खोली। वह मुखिया के साथ अकेले एक बिल्कुल अलग सागर तट पर खड़ा था। पेड़ पानी की सतह तक झुके हुए थे और सिर के ऊपर 2 पीले रंग के सूर्य घूम रहे थे। आखिरकार तुम्हें बात समझ में आ गई, चियोंग ने कहा, लेकिन तुम्हारे नियंत्रण पर कुछ और काम करने की जरूरत है। जोनाथन हक्का बक्का था। हम कहाँ हैं? उस अजीब से परिवेश से पूरी तरह अप्रभावित मुखिया ने उसके सवाल को नजरअंदाज कर दिया। हम
जाहिर तौर पर किसी और ग्रह पर है जिसका आकाश हरा है और 2 सूर्य हैं। जोनाथन ने खुशी से चीख मारी। धरती को छोड़ने के बाद से यह पहली आवाज थी जो उसके मुख से निकली थी। यह तरीका तो काम करता है। अरे यकीनन काम करता है, जॉन, चियोंग ने कहा। जब तुम्हें पता हो कि तुम क्या कर रहे हो तो वह हमेशा काम करता है। अब रहा सवाल तुम्हारे नियंत्रण का। जब तक वे लौटे अंधेरा हो चुका था। दूसरे सीगल्स ने अपनी सुनहरी आंखों में विस्मय के साथ जोनाथन को देखा, क्योंकि उन्होंने उसे उस जगह से गायब होते देखा था जहां वह इतने दिनों तक टिका रहा था। उसने उनकी बधाई बस मिनट भर से भी कम स्वीकार की। मैं यहाँ नया आया हूँ, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, मुझे आपसे सीखना है। मैं इसी के बारे में सोचता हूँ, जॉन, सलीवन ने पास खड़े कहा। मैं 10,000 साल से देखता आ रहा हूँ। तुम्हारे अंदर सीखने को लेकर किसी भी समुद्री पंछी के मुकाबले डर कम है। झुंड में खामोशी छा गई और जोनाथन छेंक कर कसमसाने लगा। अगर तुम चाहो तो हर समय को लेकर काम करना शुरू कर सकते हो, चियोंग ने कहा। जब तुम अतीत और भविष्य से वरना नहीं सीख जाते और फिर तुम सबसे मुश्किल, सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा मजेदार पहलू को शुरू करने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम ऊपर बढ़ने और दया एवं प्रेम का मतलब समझने के लिए तैयार हो जाओगे। 1 महीना बीत गया या कुछ ऐसा जो महीने जैसा लगा, और जोनाथन बहुत तेजी से सीखता रहा। वह आम अनुभवों से बहुत जल्दी सीख लिया करता था, और अब गुदमुखिया का विशेष शिष्य बनकर वह नए विचारों को इस तरह ग्रहण करता जैसे कोई पंखों और डैनों वाला चुस्त दुरुस्त कंप्यूटर हो। लेकिन फिर वह दिन आया जब चियोंग गायब हो गए। वे बड़ी शांति से उन सबसे बात कर रहे थे, उन पर जोर दे रहे थे कि उन्हें कभी सीखना और अभ्यास करना तथा संपूर्ण जीवन के पूर्ण अदृश्य सिद्धांत को समझने की कोशिश करना बंद नहीं करना चाहिए। फिर बोलने के दौरान ही उनके पंख उज्ज्वल से उज्ज्वल होते चले गए और अंत में इतने चमकदार हो गए कि किसी समुद्री पंछी की नजरें उन पर टिक नहीं पा रही थी। जोनाथन, उन्होंने कहा, और ये आखिरी शब्द थे जो उन्होंने कहे, प्रेम पर काम करते रहना। जब वे दोबारा देखने लायक हुए तो चियोंग जा चुके थे। जैसे जैसे दिन बीते, जोनाथन ने पाया कि वह कभी कभार उस दुनिया के बारे में सोचने लगा था जहाँ से वह आया था। अगर वहाँ उसे इतना सिर्फ 10वां, सिर्फ 100वां हिस्सा मालूम होता तो यह यहाँ जानता था तो जीवन कितना अधिक अर्थपूर्ण हो गया होता। उसने रेत पर खड़े होकर सोचा कि क्या वहाँ पीछे कोई समुद्री पंछी होगा जो अपनी सीमाओं से छोड़कर बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहा हो, जो यह देखने की कोशिश कर रहा हो कि उड़ने का मतलब महज किसी नाव से रोटी का टुकड़ा पाने के लिए यात्रा करने से जाता है। शायद कोई ऐसा भी हो जिसे झुंड के सामने सच बोलने के लिए झुंड से निकाल भी दिया गया हो। और यह हुआ कि जितना अधिक जोनाथन दया का सबक सीखने का अभ्यास करता, जितना अधिक वह प्रेम के स्वभाव को जानने का प्रयास करता, उतना ही अधिक उसके अंदर पृथ्वी पर वापस जाने की इच्छा बढ़ती जाती। क्योंकि अपने अतीत में जोनाथन सीगल चाहे कितना अकेला रहा था, वह एक प्रशिक्षक, एक गुरु बनने के लिए पैदा हुआ था। वह प्रेम को प्रकट करने का उसका अपना तरीका सिर्फ एक था। जो सत्य उसने देखा था उसका कुछ हिस्सा उस सीगल को दे, जो कुछ सत्य को देखने का सिर्फ एक मौका चाहता। सलीवन ने जो अब तक विचार की गति उड़ान में माहिर हो चुका था और दूसरों को सीखने में मदद कर रहा था, संदेह प्रकट किया था। जॉन, तुम्हें एक बार झुंड से निकाल दिया गया था। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी पुराने समय की सीगल अब तुम्हारी बात सुने? तुम्हें कहावत तो मालूम ही है, और वह सच भी है। जो सीगल जितना ऊंचा उड़ता है उतनी दूर तक देख सकता है। जहाँ से तुम आए थे वहाँ के सीगल जमीन पर उड़ते हैं, चीखते चिल्लाते और आपस में लड़ते हैं। वे स्वर्ग से हजारों मील दूर हैं, और तुम कहते हो कि जहाँ भी खड़े हैं वहीं से तुम उन्हें स्वर्ग दिखाओगे। जॉन, वे तो अपने डैनों के छोर तक नहीं देख सकते। यहीं रहो, यही नए सीगल्स की मदद करो जो इतना ऊंचे पहुंच गए हैं कि जो तुम उन्हें बताना चाहते हो उसे देख सकते हो।
वह पल भर खामोश रहा और फिर उसने कहा, क्या होता अगर चियांग अपनी पुरानी संसार में लौट गए होते? कहाँ होते तुम आज? आखिरी बात ही असरदार थी और सलीवन सही था। जो समुद्री पंछी जितना ऊंचा उड़ता है उतनी देर तक दिखता है। जोनाथन वहीं रुककर नए नए आने वाली पंछियों के साथ काम करता रहा, जो सबके सब अपने सबक सीखने में होशियार और तेज थे। लेकिन वह पुरानी भावना फिर लौट आई और वह सोचे बिना रह नहीं सका कि पीछे पृथ्वी पर 1 या 2 समुद्री पंछी ऐसे भी हो सकते हैं जो सीखने के योग्य हैं। अब तक वह कितना कुछ सीख गया होता अगर चियांग उस दिन उसे मिल गए होते जिस दिन उसे झुंड से निकाल दिया गया था। सली, मुझे वापस जाना ही होगा, उसने आखिरकार कहा। तुम्हारे शिष्य अच्छा काम कर रहे हैं, वे नए आने वालों को सिखाने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सलीवन ने सांस छोड़ी, लेकिन उसने बहस नहीं की। मेरा विचार है तुम्हारी कभी मुझे खलेगी, जोनाथन, उसने बस इतना ही कहा। कैसी बात करते हो सलीवन, जोनाथन ने कहा, और बेवकूफ़ी मत करो। हम हर रोज किस चीज़ का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी दोस्ती जगह और समय जैसी चीज़ों पर निर्भर है तो जब अंततः हम स्थान और समय को जीत लेंगे, हम खुद अपनी बिरादरी नष्ट कर देंगे। लेकिन स्थान जीत लो तो हमारे पास बस यही जगह बचती है। समय को जीत लो तो कुल जमा जो बचता है वह है अब। और तुम नहीं सोचते कि यहाँ और अब के बीच में हम एक दूसरे को 1 या 2 बार देख सकते हैं। सलीवन सीगल न चाहते हुए भी हंस पड़ा। अरे पागल पंछी, उसने नरमी से कहा, अगर कोई उसे जो जमीन पर खड़ा है 1000 मील तक देखना सिखा सकता है तो वह है जोनाथन लिविंगस्टन सीगल ही होगा। उसने रेत की तरफ देखा। अलविदा जॉन, अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा शली, हम फिर मिलेंगे। और इसी के साथ जोनाथन ने एक अन्य काल के तट पर समुद्री पंछियों के विशाल झुंड की परिकल्पना की। अभ्यास की सरलता से वह जान गया कि वह हड्डी और पंख का ढेर नहीं बल्कि आज़ादी पर उड़ान का पूरा और सच्चा विचार है और किसी चीज की सीमा में बना हुआ नहीं। फ्लेचर लिंड सीगल अभी बहुत छोटा था, लेकिन अभी से वह जान गया था कि किसी भी पंछी के साथ किसी भी झुंड ने ऐसा कड़ा और सख्त बर्ताव नहीं किया था, न ऐसी नाइंसाफी की थी। मुझे परवाह नहीं कि वे क्या करते हैं, उसने जोश और गुस्से से सोचा तथा दूर स्थित चट्टानों की तरफ उड़ते हुए उसकी आंखें झंझला गईं। उड़ान में और भी बहुत कुछ है, महज डहने पर फड़ाते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं, इतना तो एक मच्छर भी कर लेता है। मुखिया पंछी के इर्द गिर्द मजे के लिए एक छोटा सा तेज चक्कर क्या काटा, मुझे झुंड से निकाल दिया। क्या भी अंधे हैं? क्या भी उस आन वान शान के बारे में नहीं सोच पाते जो उस समय होगी जब हम सचमुच उड़ना सीख जाएंगे। मुझे परवाह नहीं है कि वे क्या सोचते हैं, मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उड़ना किसे कहते हैं। अगर वे ऐसा ही चाहते हैं तो मैं पूरी तरह नियम तोड़ने लगूंगा और मैं उन्हें इतना दुखी करूंगा। वह आवाज़ उसके अपने दिमाग के भीतर आई थी, हालांकि वह बहुत नरम थी। उसने इस कदर उसे चौंका दिया कि वह अटका और हवा में डगमगा गया। मन ने उसके लिए ऐसी कड़ी और कड़वी भावना मत रखो। फ्लेचर सीगल, तुम्हें झुंड निकाला देते हुए सीगल्स ने सिर्फ अपने आप को ही चोट पहुंचाई है, और एक दिन उन्हें इस बात का पता चलेगा। एक दिन वे देखेंगे जो तुम देखते हो, उन्हें माफ कर दो और समझने की मदद करो। उसके दाएं डहने के छोर से 1 इंच के फासले पर दुनिया का सबसे उज्जवल सफेद समुद्री पंछी उड़ रहा था। वह बिना प्रयास आगे को बिना एक भी पंख हिलाए बहता चला जा रहा था, वह भी ऐसी गति से जो फ्लेचर की करीब करीब सबसे तेज रफ्तार थी। युवा पंछी के अंदर पल भर के लिए सब कुछ पलट पलट सा हो गया। क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हूँ? क्या मैं मर गया हूँ? ये सब है क्या? धीमी और शांत वह आवाज उसके सवालों के भीतर उत्तर की मांग करती हुई जारी रही। फ्लेचर लिंड सीगल, क्या तुम उड़ना चाहते हो? हाँ, मैं उड़ना चाहता हूँ। फ्लेचर लिंड सीगल, क्या तुम्हारे अंदर उड़ने की इतनी इच्छा है कि तुम उनको माफ कर दोगे और सीखोगे, और एक दिन तुम वापस उनके पास जाकर उन्हें जाने में मदद करोगे? इस शानदार और कुशल प्राणी से झूठ बोलने का कोई तरीका नहीं था।
भले ही फ्लेचर सीगल गर्वीला और बुरी तरह आहत पक्षी था। मैं करूँगा, फ्लेचर ने आहिस्ता से कहा। तो फिर आओ फ्लेचर, हम चमकदार प्राणी ने उससे कहा, और वह आवाज़ बहुत नरम थी। आओ हम सपाट उड़ान से शुरू करें।